नमस्कार, कैसे हो आप सब। मैं विशाल एक बार फिर आपके सामने द विशाल एकेडमी से। अब आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जनरल नॉलेज की, जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन आएगा, WTSA और IMC 2024 की मेज़बानी कौन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जो WTSA है वो क्या है। ठीक है, WTSA का मतलब होता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। ठीक है, ये एक्चुअली में ये रेफ़र करता है जो भी कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई गाइडलाइंस होती है, तो एक्चुअल में ये एक हम ये कह सकते हैं, ये एक वर्ल्ड लेवल पे एक संस्था है, UN की मान सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसके बाद में ये कम्युनिकेशन रिलेटेड गाइडलाइंस जारी भी करता है। अप्रॉक्स हर 4 सालों में इसकी एक बैठक होती है। ठीक है, तो इस बार इसकी बैठक की मेज़बानी कहाँ होने वाली है, ये आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहेगा कि इस बार ये प्रोग्राम है जो ये हमारे भारत में होने वाला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा भारत। हाँ, इसका थोड़ा मैं और ब्रीफ कर देता हूँ। दूरसंचार सुधार। ठीक है, दूरसंचार सुधार में आएगा सबसे पहले स्पेक्ट्रम रेगुलेटरी सैंड बॉक्स। ठीक है, SRS। इसके बाद वायरलेस टेस्ट जोन, WTZ। दूरसंचार सुधार में और भी कुछ सुधार किए थे, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाना। ठीक है, इसके अलावा एक आया था WTZ की स्थापना दूर गांव शहरों में करना, है ना। दूर गांव एंड शहरों में। ठीक है, स्थापना क्यों करना, स्पेक्ट्रम यूज़ के लिए। ठीक है, स्पेक्ट्रम यूज़ के लिए WTZ की स्थापना गांव शहरों में करना। इसके बाद एक था नवाचार या इनोवेशन को बढ़ावा देना, वायरलेस वायरलेस ऑपरेशन लाइसेंस। ठीक है, जो वायरलेस ऑपरेशन लाइसेंस है उसकी प्रक्रिया इजी करना, और वायरलेस ऑपरेशन लाइसेंस को समाप्त करना। इसके अलावा एक चीज़ अपन और देखते हैं इसमें आगे, एक मिनट। एरिक्सन एजुकेट प्रोग्राम। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है, एरिक्सन एजुकेट प्रोग्राम, जो 5G यूज़ करने वाले विश्वविद्यालय में एक डिजिटल स्किल को बढ़ावा देते सिखाते हैं ना। इसके अलावा जो दूर संचार क्षेत्रों में नवाचार हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहे हैं, उसको बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं। और इनका टारगेट है 10,000 छात्रों को इसका प्रशिक्षण देना, है ना। इसके बाद दूसरा देखते हैं हम, प्रौद्योगिकी में व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाना। ठीक है, आजकल लोगों को व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता कि किस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं, तो इसका एक मेन मकसद था उसको बढ़ाना। अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, मिशन 414। इसका मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। ये मेन ये इलेक्शन के लिए है। ठीक है, इलेक्शन में जो भी मतदान प्रतिशत है उसको बढ़ाना। इसका उद्देश्य क्या है, जो 22 विधानसभा क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, उनको उनमें एक अधिक प्रतिशत मतदान प्रतिशत प्राप्त करना, और स्पेशली महिलाओं मतदाताओं पर ज़्यादा फोकस करना। इसके तहत ग्राम पंचायतों में महिला प्रेरकों की नियुक्ति भी की गई है।
ठीक है। तो ये किस राज्य से संबंधित हुआ? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अब दूसरे में चलते हैं, विनय कुमार किस देश के राजदूत नियुक्त हुए? तो रूस के हुए। विनय कुमार जी के बारे में मैं कुछ आपको ब्रीफ कर देता हूँ, है ना। विनय कुमार बेसिकली 2018-20 में अफ़गानिस्तान में राजदूत थे, ठीक है। और फिर न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी मिशन पर भी इन्होंने काम किया है। तीसरा, अब जो ये रशिया के राजदूत बने हैं, तो इनके सामने चैलेंज क्या होगा? जैसे वर्तमान में भी काफ़ी स्थिति खराब है रशिया और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, ठीक है। तो इनको एक समन्वय बैठाना पड़ेगा जिससे अच्छा दोनों के साथ दोनों चीज़ों के साथ एक अच्छा व्यवहार हो सके, है ना। भारत के हितों को संतुलित कर सके और अपने देश को आगे बढ़ा सके, ठीक है। इसके अलावा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो पोखरा को, ठीक है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खुला? ये दिल्ली में ओपन हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो भी अगर सपोज़ कोई फास्ट फूड भी ये लोग दे रहे हैं तो उसको एक आयुर्वेदिक तरीके से आयुर्वेदिक स्वाद के साथ ऐसे पेश करेंगे, है ना। तो इतना याद रख लेना, दिल्ली में। इसके बाद है विश्व गौरैया दिवस 2024 कब मनाया गया? तो बेसिकली द वर्ल्ड स्पैरो डे, ठीक है। इसका एम क्या है? जो संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। क्यों इनका संरक्षण ज़रूरी है? क्योंकि ये प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है, खतरे में आ रही है, ठीक है। तो इसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। अब खतरे में क्यों है, इसका भी देखना पड़ेगा ना रीज़न। क्योंकि पेड़ कटाई हो रही है, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण फैल रहा है और रेडिएशन। तो ये बेसिक कारण है जो इनके जिनसे प्रजाति खतरे में आ रही है, ठीक है। तो इसका कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? ये फर्स्ट टाइम 2010 में हुआ था, विश्व गौरैया दिवस, ओके, ये याद रखना। और या विश्व गौरैया दिवस नेचर फॉरएवर सोसाइटी भारत और इको साइंस एक्शन फाउंडेशन फ्रांस, ये दोनों मिलकर इन्होंने स्टार्ट किया और ये इन दोनों का एक सहयोग साथ में चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 126वां स्थान है भारत का, ठीक है। मैं आपको ये थोड़ा और ब्रीफ कर देता हूँ विश्व खुशहाली रिपोर्ट को, है ना। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ये ईयरली आती है, ठीक है। ईयरली सर्वे होता है, किसके द्वारा होता है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ठीक है। फिनलैंड है जो पहले स्थान पे आया है, ये 7 साल से पहले ही स्थान पे आ रहा है कंटिन्यूसली। अब इसके भी कुछ रीजंस होंगे क्यों ये कंटिन्यू इतना फर्स्ट पैलेस पे है ना। तो सबसे बड़ा इसका रीज़न हो सकता है नेचर से रिलेशन लोगों का काफ़ी अच्छा रहता है, जीवन में एक बैलेंस रखते हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार का जो स्तर है वो एकदम कम है, बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं होता है यहाँ पे लोगों में। इसके बाद यहाँ पे फ्री हेल्थ और एजुकेशन सर्विस भी दी जा रही है ना। इसके अलावा जो सफलता है यहाँ पे सिर्फ आप पैसों से या फाइनेंस से कोई सक्सेसफुल है तो उसको सफलता नहीं मानते, है ना। अपने यहाँ पे सिर्फ पैसों को ही प्रेफरेंस देते हैं कि भाई पैसा है किसी के पास तो वो सफल है, ठीक है। सो सबसे बड़े रीज़न है कि ये फिनलैंड हमेशा फर्स्ट आता है, ठीक है। इसके अलावा इसके इस इंडेक्स में कुछ और डिटेल्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो एक मिनट, जो लास्ट इसमें आया है वो आया है अफ़गानिस्तान 2020 में। यहाँ पे तालिबान ने कब्जा किया तो तब से यहाँ पर मानवीय संकट उत्पन्न है और काफ़ी ज़्यादा है पहले की तुलना में, है ना। तो ये इस बार एकदम एंड पे आया है, ठीक है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट बात करें तो हम
इसमें देखेंगे जो यूरोप है, यूरोप को छोड़ के बाकी सारी जगह है ना, सारे कंटिनेंट कह सकते हैं, हर जगह खुशहाली में असमानता बढ़ती जा रही है। तो ये एक सोचने का विषय है, हमको इस पे ज़रूर कुछ एक्शन लेना चाहिए, है ना। ठीक है, अब हम इस पे आगे चलते हैं, आप ये देख लीजिएगा एक बार पढ़ के। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट ने RCPL के पेय पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए पूरे भारत में एलिफेंट हाउस पेय पदार्थों को पेश करने वितरित करने में किसके साथ सहयोग किया। तो एलिफेंट हाउस, अब मैं आपको थोड़ा इसको ब्रीफ कर देता हूँ, है ना। सबसे पहले अपन देखते हैं एलिफेंट हाउस। एलिफेंट हाउस कहाँ का है, ये श्रीलंका का है। एक बिजनेस हाउस है बहुत बड़ा, जो कि जॉन किल्स होल्डिंग PLC के अंडर में आता है। ठीक है, इसके अलावा इसके पास एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। ठीक है, अब हम अपन रिलायंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। RCPL, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये FMGC प्रोडक्ट होते हैं, उनका पोर्टफोलियो है इसमें। ठीक है, काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है। FMGC प्रोडक्ट्स में वो आते हैं जो हमारे डेली रूटीन के यूसेज के चीज़ें होती है, ठीक है ना, याद रखना। इसके अलावा इसमें पर्सनल और रेगुलर यूज़ के भी प्रोडक्ट है। सपोज जैसे ऊपर आपको बताया गया चॉकलेट स्नैक्स हो गए। ठीक है, पर्सनल में जैसे डिश वॉश हो गया, टॉयलेट क्लीनर हो गया, साबुन हो गया, ये FMGC में रेगुलर यूज़ करने वाली चीज़ें ही आती है ना। ठीक है, अब मैं आपको इसका और ब्रीफ कर देता हूँ कबड्डी लीग का, है ना। कबड्डी लीग प्रो, तो KLP, इसका ये 10वां संस्करण था। तो इसमें फर्स्ट पुनेरी और सेकंड आए हरियाणा। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हुआ था 2014 में। इसका ब्रॉडकास्टिंग कौन करता है, स्टार स्पोर्ट्स। ठीक है, IPL के बाद दूसरा सबसे पसंदीदा शो है ये। ठीक है ना, हमारे काफ़ी लोग आजकल इसको देखते हैं। और सो थैंक्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।